हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी की अंतिम लेक्चर अर्थात उसकी बाजार व्यवस्था। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे आपका भी लाभ हो और उनका भी लाभ होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। ये इसके चार स्रोत हैं। तत्कालीन अमीर खुसरो, जिसकी पुस्तक है खजानुल फुतूह, उसमें उसने इसके उद्देश्य को जन कल्याणकारी बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उद्देश्य था जनता का कल्याण करना। दूसरा स्रोत है जियाउद्दीन बर्नी का, जिसमें तारीख फिरोजशाही उसकी पुस्तक है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, सबसे बढ़िया स्रोत, सबसे अधिक जानकारी वाला स्रोत तारीख फिरोजशाही है जियाउद्दीन बर्नी की। तीसरा, इसमें जियाउद्दीन बर्नी ने इसका उद्देश्य, बाजार नियंत्रण व्यवस्था का उद्देश्य बताया है एक विशाल सेना रखना, और उस विशाल सेना का खर्च निकालने के लिए अलाउद्दीन को बाजार पे नियंत्रण करना पड़ा। उसके अलावा इसने कहा है कि मंगोल आक्रमणों पर नियंत्रण के लिए भी बाजार व्यवस्था उसने लागू की। अच्छा, मंगोल आक्रमणों के नियंत्रण के लिए एक बड़ी विशाल सेना की आवश्यकता थी, अर्थात ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर उद्देश्य हैं। तीसरा स्रोत है इसामी का फुतूहुल सलातीन और इब्न बतूता का रिहला। इन चारों किताबों ने अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था पे प्रकाश डाला है और इसके उद्देश्य पे प्रकाश डाला है। सामूहिक रूप से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य था एक विशाल सेना और उसका खर्च कैसे निकले, प्रशासनिक वर्ग और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, मतलब सेना का, प्रशासनिक अधिकारियों का और कर्मचारियों का, इन लोग सबका वेतन देने के लिए एक बड़े राजस्व की आवश्यकता थी, और राजस्व के स्रोत के रूप में बाजार नियंत्रण व्यवस्था और कृषि व्यवस्था, उसने दोनों में सुधार किया। आगे हम लोग देखते हैं कि बाजार चार प्रकार के थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार चार प्रकार के थे। पहली थी केंद्रीय गल्ला मंडी, सराय अदल, घोड़े, दास और मवेशियों का बाजार, और चौथा है शेष सभी वस्तुओं हेतु सामान्य बाजार। बाजार व्यवस्था स्पेशल किस मामले में है? हम लोगों को देखना है कि केंद्रीय गल्ला मंडी जो थी वो नगर के प्रत्येक मोहल्ले में केंद्रीय गल्ला मंडी उसने स्थापित की। इसके अतिरिक्त इसने गल्ला मंडी अर्थात खाद्यान्न का बाजार तो प्रत्येक मोहल्ले में स्थापित की, और वहां से जिसको भी आवश्यकता होती थी जाकर अपना गल्ला मंडी से गल्ला खरीदता था। अच्छा, ये समस्या आज के 500 साल 600 साल पहले अलाउद्दीन के समय में भी थी और आज भी है। गल्ला या अन्य वस्तुओं का मूल्य फ्लक्चुएट होता रहता है। हमारे सरकार के सामने ये समस्या आती है कि वो कैसे जो बिचौलिए हैं, जो अधिक लाभ ले रहे हैं, उनको नियंत्रित किया जा सके और बाजार को नियंत्रित कैसे किया जाए। तो ये समस्या उस समय भी थी। तो अलाउद्दीन ने इसका समाधान कैसे किया, ये देखने वाले प्रश्न है। उसने 8 अधिनियम पारित किए, जिसमें से पहला था कि प्रत्येक गल्ले का भाव उसने निश्चित किया। प्रत्येक खाद्यान्न का मूल्य, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, जौ हो, मैक्सिमम सारी चीजों का उसने मूल्य निर्धारित किया कि इससे अधिक रेट पे कोई उस बाजार में या गल्ला मंडी में कोई सामान नहीं बेचेगा। दूसरा अधिनियम था कि उसने मलुक काबुल, जो उसका एक बहुत वफादार और बहुत योग्य सिपाही था, उसको सहनाई मंडी नियुक्त किया। सहनाई मंडी अर्थात बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। तीसरा अधिनियम है सरकारी गोदामों में गल्ला एकत्रित करना और दोआब से राजस्व अनाज के रूप में प्राप्त करना। अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब, चूंकि बड़ी उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, वहां से उसने खराज अर्थात राजस्व उसने अनाज के रूप में एकत्रित किया, और दोआब के क्षेत्र का 50% वो सबसे पहला सुल्तान था जिसने खराज 50% ले लिया, मतलब आधा ले लिया, और लेके अपने सरकारी गोदामों में एकत्रित करवाता है, और वहां से वो
आवश्यकता अनुसार वो उस बाजार में सप्लाई कराता है। पांचवा अधिनियम है, चौथा है सभी गल्ला व्यापारियों को मलिक कबूल के अंतर्गत किया गया कि मलिक काबुल जो सहनाई मंडी है वो सारे व्यापारियों पे नियंत्रण रखेगा, उनकी देख रेख करेगा, उनके हितों का ख्याल रखेगा। पांचवा है उसने मुनाफाखोरी पर नियंत्रण लगाया। उस समय भी आज की तरह ही लोग अनाजों को डंप कर लेते थे और फिर जब मार्केट में उसका अभाव होता था तो वो धीरे धीरे सप्लाई करके मुनाफाखोरी करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी कठोरता से इस पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया, इसके लिए उसने अधिनियम पारित किए। छठा अधिनियम उसका है सभी शासकीय और राजस्व अधिकारियों से एक लिखित आश्वासन लेता था कि वे व्यापारियों को गल्ला किसानों से एक निश्चित मूल्य पर दिलाएंगे। अब व्यापारी अगर व्यापार करना है तो उनको धन की उसको गल्ला की आवश्यकता पड़ेगी, तो किसान ये अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी कि वो किसानों से एक निश्चित मूल्य पर व्यापारियों को लगातार गल्ला उपलब्ध कराते रहे, जिससे कि वो व्यापारी बाजार में गल्ले को और गल्ले की कमी न होने पाए, गल्ले लगातार कंटिन्यू आवक बनाए रखें। सातवां अधिनियम था कि गल्ला मंडी संबंधी रिपोर्ट वह 3 स्वतंत्र स्रोतों द्वारा प्राप्त करता था। मैंने बताया कि गुप्तचर व्यवस्था बहुत स्ट्रांग रखता था, बहुत मजबूत रखता था, और वो बाजार से संबंधित जो भी रिपोर्ट होती थी वो 3 स्रोतों से प्राप्त करता था, जिसमें से पहला था सहनाई मंडी अर्थात मलिक काबुल। सहनाई मंडी से वो प्रतिदिन रिपोर्ट मांगता था कि कौन सी वस्तु आई, कौन सी गई, या कहीं कुछ समस्या है तो बताओ। दूसरा है बरीद या गुप्तचर अधिकारी भी उसने नियुक्त किया था, बरीद मुमालिक जिसको कहते थे, वो उससे भी वो सारी जानकारी बाजार संबंधित प्राप्त करता था। तीसरा था मुनहियन अर्थात गुप्तचर। इन तीनों स्रोतों से वो जानकारी प्राप्त करता था। अगर तीनों स्रोतों में से प्राप्त जानकारियों में भिन्नता होती थी तो जो गलत जानकारी दे रहा है या किसी तथ्य को छुपा रहा है उनको बड़ी कड़ाई से दंडित करता था। आठवां उसका अधिनियम था राशनिंग व्यवस्था अर्थात पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसे आज हमारी सरकार गोदामों में रखवाती है अनाज और उसको जरूरतमंदों को कम मूल्य पे उपलब्ध कराती है, उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने भी राशनिंग व्यवस्था लागू की। अर्थात खाद्यान्न उसने बड़े कम प्राइस पे उस बाजार में उपलब्ध करवाया। उसका उद्देश्य ये था कि जो प्रशासनिक वर्ग है या जो सेना है उसको उसकी सैलरी कम है, उसका वेतन कम है, और वेतन कम वेतन में वो कैसे अपने परिवार का खर्चा ले, इसके लिए उसने इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था इसमें लागू की। दूसरी महत्वपूर्ण बाजार उसकी सराय अदल थी। सराय अदल अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होता है न्याय का स्थान, जहां न्याय होता हो। लेकिन ये एक बाजार थी, इसमें गैर खाद्यान्न चीजें मतलब अनाज के अतिरिक्त जो सारी चीजें मिलती हैं वो उपलब्ध करवाया। अच्छा, यहाँ के व्यापारी वस्तुओं को एकत्र करके उनका मूल्य और मुनाफे की दर उसने निर्धारित की। दूसरा है कि बिचौलियों की भूमिका उसने समाप्त की। इन दोनों बाजारों में बिचौलियों को कतई बर्दाश्त नहीं करता। जो सिर्फ अपनी व्यवस्था जाल काल फैला के और जनता से लूटने और धन कमाने की इच्छा रखते थे, उनको इसने नकार दिया। तीसरी बात है कि ये सराय अदल जो है वो दीवानी विजारत के अंतर्गत रखा गया। अच्छा, इससे राज्य को लाभ क्या हुआ? राज्य को लाभ हुआ कि अनैतिक रूप से धनार्जन पर रोक लगी और राज्य की आय में वृद्धि हुई। सराय अदल में सरकारी व निजी धन से दोनों तरह से कोई अपने पैसा लगा के भी सरकार सामान ला सकता था और सरकार उसको अग्रिम धनराशि भी देती थी धन लाने मतलब सामान लाने के लिए। खरीदी हुई वस्तु लाई और उसमें होता था कि रेशमी कपड़ा, जड़ी बूटियां, मेवा, मसाले, दीपक जलाने का तेल अर्थात रोगनी चिराग कहते थे उसको। ये सारी वस्तुएं व्यापारी ले आते थे उस बाजार में बेचने के लिए। अच्छा, प्रत्येक व्यापारी दीवानी रियासत में पंजीकरण करवाना होता था। दीवानी रियासत एक मंत्रालय था जिसमें प्रत्येक व्यापारी को अपना पंजीकरण करवाना होता था। आज भी होता है।
सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद वो व्यापार करते हैं। अच्छा, उनको एक दस्तावेज लिख के भी देना पड़ता था कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कंटिन्यू में, उन लगातार में उनकी आवक बनाए रखूंगा, अर्थात ले आता रहूंगा। व्यापारियों को इसके लिए सुविधा दी गई, जैसे उनको अग्रिम धन का भुगतान किया गया। व्यापारिक सामान खरीदने के लिए उनको अग्रिम आगे से पहले से ही धन सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया। दूसरे, उन्हें लाभ की गारंटी दी गई। और तीसरी बात है कि उनके सामान को ढोने के लिए भारवाहक पशुओं को उपलब्ध कराया गया। अच्छा, कीमती वस्तुएं, अलाउद्दीन खिलजी ने एक और अधिनियम पारित किया जिसमें उसने कहा कि कीमती वस्तुएं जो हैं वो जनता की नीड नहीं होती, जनता की आवश्यकता नहीं होती। तो जो कीमती वस्तुओं को खरीद रहा है वो पहले अपनी आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, और अगर कोई वस्तु वो खरीदता है तो जो बेचने वाला है वो उसको उसकी रसीद देगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन, अलाउद्दीन कहता है मैं देखना चाहता हूं कि कौन खरीद रहा है, क्योंकि सामान्य जनता की खरीद की चीज नहीं हुआ करती थी, जो बहुमूल्य चीजें थी। खरीदने वाले का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था। अच्छा, इस तरह से उसने सरायादल में अन्य चीजें, मतलब गैर खाद्यान्न चीजों का वो बाजार था, और उससे वही उद्देश्य जो पहले वाले में था कि कम से कम खर्चे में एक सेना या अधिकारी अपने परिवार का खर्च, अपना खर्च चलाएं, उसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए उसने सरायादल की स्थापना की। तीसरी बाजार थी घोड़े, दासों और मवेशियों का बाजार। इसमें स्पेशली जो घोड़े होते थे युद्ध में बड़ी निर्णायक भूमिका रखते थे। इसके लिए मध्य एशिया का क्षेत्र और अरब के क्षेत्र बहुत अच्छे नस्ल के घोड़े पाले जाते थे। अच्छा, ये एक ऐसा बाजार था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने दलालों को या मध्यस्थों को स्वीकार किया, क्योंकि जो अच्छे नस्ल के घोड़े थे वो केवल दलालों के माध्यम से ही मिल सकते थे। इसके अलावा घोड़ों के व्यापार में दलालों को स्वीकार किया गया, उन्हें दलालों के माध्यम से ही खरीदा जा सकता था। आप लोग ये देखेंगे कि अगर होलिस्टिक हम अलाउद्दीन की खिलजी की नीतियों की समीक्षा करें तो वो एक अच्छा शासक सिद्ध हुआ। उसने लगभग पूरे भारत को जीता, उसने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सुधार किया, उसने स्थापत्य कला बहुत सारे भवन भी बनवाए। इस तरह से अलाउद्दीन मध्यकाल का सबसे पहला, हम कहेंगे कि सफल शासक सिद्ध हुआ। इसके साथ साथ अलाउद्दीन आज समाप्त होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अलाउद्दीन के वंशजों के बारे में।